नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखिए, बजाज फाइनेंस इंडिया के एक नंबर वन कंपनी है और आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन मतलब फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब से जियो मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब से लेकर बहुत सारे कमेंट्स यही आ रहा है कि सर जियो नंबर वन बन सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस के बाद नेक्स्ट कंपनी है बजाज फिनसर्व मार्केट के वाइज। बट जियो फाइनेंस जिस तरीके से काम कर रहा है वो इजीली बजाज फिनसर्व को बीट कर पाएंगे और बजाज फिनसर्व नंबर 3 में चले जाएंगे और जियो फाइनेंस नंबर 2 में आ जाएगा। तो बजाज फाइनेंस को बीट करने के लिए जियो फाइनेंस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जियो फाइनेंस का जो मार्केट शेयर है और बजाज फाइनेंस का जो मार्केट शेयर है, दोनों में अंतर अराउंड डबल से भी ज़्यादा है। तो इसको बीट करना इतना आसान तो नहीं होगा, फिर भी सब कुछ मुमकिन है रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और उस हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं रिलायंस सबसे बड़े कंपनी ब्लैक रॉक उसके साथ डील करके काम कर रहा है, तो मतलब एक पॉजिटिविटी वहाँ पे तो बनेगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिलायंस अगर मार्केट में नंबर वन बन जाए तो क्या बजाज फाइनेंस खतरे में पड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नंबर वन बने, नंबर टू बने, नंबर थ्री बने, कोई भी फर्क नहीं है। परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो देखना बहुत जरूरी है। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, तो आप देख सकते हैं रिलायंस जियो से अगर कंपेयर करूं तो रिलायंस जियो का नेट क्वार्टरली सेल्स, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ कुछ खास नहीं है। हाँ, है तो यहाँ पे डेटा तो है, मगर यहाँ पे डेटा दिया गया नहीं है। मगर जो डेटा यहाँ पे बजाज फिन मतलब फाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा उससे बहुत कम है। उसके साथ साथ अगर मैं आर को देखूँ तो कंपनीज के ऊपर बजाज फाइनेंस का 11% के आसपास है और जियो फाइनेंस का 1% के आसपास है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप कहेंगे सर बजाज फाइनेंस का तो कर्जा है 3.84% के आसपास, जियो के पास तो कोई भी कर्जा नहीं है। देखिए, जियो अभी तक जिस फील्ड में काम करना शुरू किया है उस फील्ड में बिना कर्जा लेकर काम वो नहीं कर पाएंगे, उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में अगर खुद जेब से अगर फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे जियो फाइनेंस अगर काम करेंगे तो उसको प्रॉफिट तो होगा, मगर खुद के पैसा फंडिंग जो है वो होल्ड रह जाएंगे। तो इसलिए वो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हर कंपनीज को देखा जाए तो बजाज फाइनेंस से लेकर अभी देखिए बजाज होल्डिंग यहाँ पे भी जीरो है। तो बजाज होल्डिंग भी फाइनेंस के ऊपर काम तो करता है, मगर उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगा कि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में अपकमिंग टाइम्स में बढ़ने वाला है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके ऊपर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न्स बना है। कब बना, मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर देता हूँ। अभी देखिए कब बना, उसके बाद एक दो तीन चार 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 बार हैंडल बने और एक बार हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। तो इस हैंडल को अगर ब्रेकआउट करें तो एक बिग जर्नी और बिग टारगेट देखने को मिल सकता है जो निकल कर है 15% के आसपास। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले भी एक पैटर्न्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना है। तो पहले से देखिए एक पैटर्न्स बन के तैयार था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ था, मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ था, तो उस पैटर्न्स को मैंने यूज नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ पे भी एक छोटा सा पैटर्न्स बना था, इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो देखिए पैटर्न्स तो बार बार बनेंगे, तो आपको पेशेंस रखना होगा उस पैटर्न्स का फाइनली ब्रेकआउट होने का। ऐसे नहीं कि पैटर्न्स बन गया चलो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे मत करिए। क्योंकि ऐसे अगर करते रहेंगे तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि जब यहाँ से करेक्शन होगा, देखिए कितना करेक्शन हुआ। अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता और करेक्शन हुआ तो कितना 23% से 25% के आसपास। तो इतने बड़े कंपनी के ऊपर अगर 25% करेक्शन हो जाए तो सोचना एक बहुत बड़ा मतलब रिक्सी जोन में है। अब रिक्सी जोन मतलब कब वो ऊपर जाएगा, कब उसका मतलब उस लेवल को कवर करेगा, तो उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। तो हमेशा आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना होगा, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत दिनों से मतलब कोविड के बाद कंपनी जो जर्नी किया, उस जर्नी के बाद तो आप देख सकते हैं बहुत दिनों से मतलब एटलीस्ट 2021 से लेकर 2000 मतलब 2024 तक एटलीस्ट 3 साल हो चुके। 3 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ऐसे ही होता है, कभी कभी बड़े कंपनी भी कुछ कंसोलेट पीरियड में चले जाते हैं और उसके बाद जो लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा धमाका देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी के ऊपर मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि जो बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट्स करते रहते हैं कि सर कंपनी का अगर सेक्टर वाइज देखा दूँ तो रेलवे का जो ट्रैवलिंग एजेंसी है उसके ऊपर आईआरसीटीसी एक अकेला प्लेयर है
ऑब्वियसली रेलवे गवर्नमेंट के सेक्टर वाइज देखा जाए तो अकेला प्लेयर है। अगर टोटल ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट के दिन ये भी अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि एक रिपोर्ट में डेटा पब्लिश किया गया था। वहाँ पे बताया गया कि जो बजट आने वाला है इस बजट में रेलवे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर बिग बजट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो जिसके चलते ही सारे रेलवे कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो क्या आईआरसीटीसी के ऊपर भी तेजी देखने को मिला? देखिए आईआरसीटीसी जिस तरीके से इलेक्शन के दिन करेक्शन हुआ था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि इलेक्शन के दिन रिजल्ट आने के बाद रेलवे स्टॉक के ऊपर करेक्शन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि रेलवे के ऊपर गवर्नमेंट का जो मतलब अनाउंसमेंट था कि मोदी गवर्नमेंट यही करेंगे कि रेलवे गवर्नमेंट को बूस्ट करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसलिए रेलवे गवर्नमेंट पहले से ही भागते चले जा रहे थे। और इलेक्शन का रिजल्ट के दिन जिस तरीके से हालत हो गया था, इलेक्शन का रिजल्ट में जो बताया गया कि इस बार 400 पार हो जाएगा, तो 400 तो दूर की बात, 300 भी पार नहीं हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। इन्वेस्टर जिस तरीके से मतलब सोच रखे थे कि हाँ एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, और गवर्नमेंट का भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से रेलवे गवर्नमेंट के शेयर को भी ग्रोथ दिखेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे रिजल्ट कुछ भी हो, मार्केट में अगर बुल रन में हो तो वो ऊपर जाएगा करके, और कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो ऊपर ही जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से एक एंट्री लेकर रखा हूँ, जो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना है, कफ विद हैंड पैटर्न्स। और हमेशा मैं आपको मैं ये बता के आया हूँ कि कोई भी पैटर्न्स अगर बनने के बाद उसका टारगेट लेवल अगर लाइफ टाइम हाई के नीचे बन रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी एंट्री लेवल जब भी मैं लेता हूँ, मैं उसके बाद देखता हूँ कि उसका टारगेट कहाँ तक बने। इसका टारगेट किस तरीके से मैं कैलकुलेट किया, जो जो इसको टोटल ओवरऑल बात करूँ, टोटल जो रेंज है, इसी रेंज को मैं अगर मार्किंग करूँ तो इस रेंज को टोटल निकल के आया इतना रेंज। तो रेंज जो टोटल टारगेट निकल के आया वो 38% के आसपास, और वो टारगेट है लाइफ टाइम हाई के नीचे। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है इस लेवल तक जाने का, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेके रखा हूँ। मैं कंटिन्यू भी जरूर करूंगा। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहा है कि सर आपका एंट्री टारगेट कब देगा। देखिए, कब टारगेट देगा इसका किसी को भी पता नहीं है। कोई अगर आपको बता रहा है कि इस तारीख में टारगेट देगा, इस मान में टारगेट देगा, तो एंट्री लेने के बाद देखिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे प्राइस चल रहा है और आप वो बता रहा है कि एक मान के अंदर टारगेट मिल सकता है, वो अलग बात है। एंट्री होने के बाद कोई बता नहीं सकता कि कितने दिनों में टारगेट होगा, ऐसे कोई बता नहीं सकते। तो कहने का यही महत्व है कि आप जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। जैसे नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल, इस कंपनी के ऊपर तो लगातार एक करेक्शन देखने को मिला जब से सेबी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ब्रोकरेज कंपनी का, जितने सारे कंपनीज है जो ब्रोकरेज से जिसका घर चलता है, तो उस कंपनी का आज हालत खराब है, क्योंकि ब्रोकरेज का जो स्लैब है वो चेंज किया जाएगा, और ट्रेडिंग जो इंटरडे ट्रेडिंग होते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उसके ऊपर 30% भी टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जब बजट से पहले ही इस तरीके से अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया, तो एक ब्रोकरिंग कंपनी के लिए एक खतरा बना, क्योंकि ज़्यादा से टैक्सेस देना होगा, तो बहुत से रिटेल निवेशक ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो उसको इतना ज़्यादा जीएसटी देने के, सॉरी इतने ज़्यादा ब्रोकरेज देने के काम, ब्रोकरेज देकर काम करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और भी जीएसटी, बहुत सारी चीज़ उसको देना पड़ता है। उसके बाद अगर प्रॉफिट के ऊपर 30% उसको टैक्स देना पड़े, तो लोग काम करने से पहले 4 बार तो सोचेंगे ना। तो ये चीज़ों को ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज कंपनी प्रॉफिट आज जो ब्रोकरेज कमा रहा है वो एफएनओ से, फाइन मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। तो अगर वही सेगमेंट के ऊपर ट्रेड कम हो जाए, तो बेसिकली 5 पैसा सिर्फ कैपिटल नहीं है, सारे ब्रोकरेज कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये बात भी गलत साबित कर देंगे, आप वो भी देख लेना कि पहले भी इस तरीके से चार्जेस बढ़ा गया था। तो उस टाइम में कोई भी मतलब ब्रोकरेज बढ़ने के कारण, टैक्सेस बढ़ने के कारण के बाद भी क्या ब्रोकरेज कम हुआ? क्या लोग ट्रेड करना कम कर दिया? बिल्कुल नहीं। जैसे बहुत सारे फैंटेसी ऐप है, बहुत सारे मतलब अनरजिस्टर्ड ऐप्स है, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा टैक्सेस देकर लोग ट्रेड मतलब काम करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, फिर भी लोग देखिए वहाँ पे काम करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि लोगों के मन में ना एक ही बात हमेशा छपे होते हैं कि इंट्राडे कर लूंगा, आज ही मुझे 10 से 15% रिटर्न मिल जाएगा, आज ही मेरा फंड डबल हो जाएगा, ऐसे सोचकर काम करते हैं।
तो प्लीज़ मैं बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार मैं आपको हिस्ट्री चेक कराऊँगा कि ट्रेडर जितने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे ट्रेडर्स बने हैं ना, वो अराउंड 25% से ज़्यादा अभी तक कोई भी एक व्यक्ति हाईएस्टली 25% से ज़्यादा सीएजीआर के हिसाब से वो रिटर्न नहीं कमा पाए। मगर इन्वेस्टर के हिसाब से मैं अगर परसेंटेज तक देखूँ तो 32% से भी ज़्यादा मतलब सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया। तो सोचिए, तो ट्रेडिंग में कितना टेंशन लेने के बाद आपको काम करना होता है। हाँ, लॉजिक है, स्ट्रैटेजीज है, बहुत कुछ है, मान लेता हूँ, मगर कितने लोग वो कर पाते हैं। मगर इन्वेस्टमेंट में आप किसी बड़े कंपनी के लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश किया और भूल गए, तो वो क्या कंपनी खत्म हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो एटलीस्ट आप आपके पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, क्या 20 के 20 ही कंपनी लॉसेस देगा? मगर आपने 20 ट्रेड लेके रखा है इंट्राडे में 20 कंपनी के ऊपर, वहाँ पे भी आपको 20 कंपनी में लॉसेस नहीं होगा। मगर अल्टीमेटली फिगर आउट जो आपके सामने निकल के आएगा ना, तो वो देखिए आपको टोटल एवरेज का परसेंटेज एकदम ना के बराबर चला जाएगा। तो इतने सारे बात मैं इसीलिए बताया हूँ क्योंकि सेबी के जो न्यू रूल्स है उसी के बेसिस में ब्रोकिंग कंपनी का हालत बिगड़ चुके हैं। जैसे आप सिर्फ 5 पैसे कैपिटल के ऊपर नहीं, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, साथ ही साथ जीरोधा, सारे कंपनीज का हालत देखेंगे तो वो थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। तो क्या इस सारे कंपनीज फिर से रिकवरी नहीं करेंगे? ऐसे बिल्कुल होगा नहीं, फिर से रिकवरी करेगा। फर्स्ट टाइम देखिए, आज इंटरनेट में देखेंगे तो आज क्या हलचल चल रहा है कि इतना ज़्यादा इंटरनेट का चार्जेस बढ़ा दिया गया, इतना ज़्यादा मोबाइल का चार्जेस बढ़ा दिया गया, तो लोग हल्ला मचा रहा है, लोग बीएसएनएल में कन्वर्ट हो रहा है। 2 दिन के बाद आप देखेंगे बीएसएनएल में बहुत जगह पे टावर्स ही नहीं है, तो वो लोग फिर से वही कंपनी को बजाएंगे और वो जितना रिचार्ज बोल रहा है उसी रिचार्ज को वो करेंगे। तो एक 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 साइकोलॉजी होते हैं हर किसी के माइंड में। तो मैं जरूर कहूँगा आपको पेशेंस रखना होगा। कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। सारे चीज़ों को आप एक बार 5 पैसे कैपिटल को देखेंगे तो कंपनी देखिए लगातार हाईएस्टली सेल्स जनरेट कर रहा है और उसी बेसिस में कंपनी का हाईएस्टली प्रॉफिट भी देखने को मिला। जो कंपनी इतने शानदार काम कर रहा है उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इसके ऊपर हाईली इन्वेस्टमेंट करके रखा है। चाहे वो एफएस के पास होल्डिंग्स 22% है, तो उस कंपनी को बेकार कहना बहुत गलत होगा। तो बाकी मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। बेसिकली टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये आईटी सेक्टर कंपनी है। कंपनी के गुड अपडेट यही है कि कंपनी फिर से एक बार बोनस इशू करने जा रहा है, हर एक के बदले एक शेयर। तो एक के बदले एक शेयर कंपनी फिर से देने वाले। जो लोग बोनस पाना चाहता है एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये सारे इन्फॉर्मेशन में एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा आप एक इस कंपनी के ऊपर एक बार खुद के ओपिनियन लगाकर काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।